सेकेंड ईयर क्लास। आज हम चैप्टर 15 फिजिक्स के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देखेंगे। पहला एमसीक्यूज कहता है व्हेन द लाइट फ्रॉम टू लैंप्स, दो लैंप हैं वहां से लाइट आ रही है, फॉल्स ऑन अ स्क्रीन, और वो स्क्रीन पर आकर गिरती है या पड़ती है, नो इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी ऑब्टेन, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं होती हालांकि दो लाइट है। क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए बेटे, इंटरफेरेंस होने के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन के लाइट जो है वो कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट याद है, मैंने बताया था कि उनके दरमियान फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो दोनों कोहेरेंट होनी चाहिए। नंबर टू है दोनों मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मीन उनका एक कलर होना चाहिए। लेकिन बेटे, ये जो दूसरी कंडीशन है ना, ये इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। यानी अगर लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं भी है तो भी इंटरफेरेंस हो सकती है। लेकिन पहली कंडीशन ज्यादा सख्त है कि लाइट कोहेरेंट होनी चाहिए। तो अगर दोनों लैंप से आने वाली लाइट इंटरफेरेंस नहीं कर रही, नो इंटरफेरेंस, इट मीन वो कोहेरेंट नहीं है। तो सी ऑप्शन है, द लाइट फ्रॉम द लैंप्स इज नॉट कोहेरेंट। तो बेटे उसने इंटरफेरेंस भी नहीं करी। ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज देखें। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इल्यूमिनेट टू नैरो पैरेलल स्लिट। तो इस तरह की दो स्लिट बना लेते हैं। ये एक बैरियर है, दरमियान में स्लिट है। ये फिर बैरियर है, ये एक स्लिट बन गई। और अगर मैं फिर बैरियर लगाऊं तो दरमियान में स्लिट्स आ गई। तो एक स्लिट ये वाली और एक स्लिट ये वाली, तो ये दो स्लिट होगी ना। इनमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसे जा रही है। ठीक है। द इंटरफेरेंस पैटर्न विच रिजल्ट्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन सम डिस्टेंस बियॉन्ड द स्लिट। तो कहता है कि इन स्लिट से कुछ फासले पर ना यहाँ पे ऐसे स्क्रीन पड़ी है, और यहां से जाने वाली लाइट ने इसके ऊपर ना इंटरफेरेंस दी, हमें इस स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस का पैटर्न मिला। विच चेंज, आप क्या चेंज करेंगे? इंक्रीजेज द सेपरेशन बिटवीन डार्क लाइंस ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। कि यहां पे स्क्रीन के ऊपर आपको पता है ना कि पैटर्न कैसे बनता है। मैं यहां पर स्क्रीन बनाऊं ना, तो यहां पर कुछ ब्राइट फ्रिंज होती हैं, ये ब्राइट फ्रिंज है, और फिर डार्क फ्रिंजेस होती हैं। ऐसे ये पैटर्न चलता है, ब्राइट फ्रिंज और फिर डार्क फ्रिंज, यूं ये पैटर्न चलता है। कहता है कि ये जो डार्क फ्रिंज है ना, ये डार्क और ये, इनके दरमियान का डिस्टेंस कैसे बढ़ाएं? विच चेंज, यानी क्या हम चेंज करें? इंक्रीज, जिसे बढ़ जाए, द सेपरेशन बिटवीन डार्क लाइन ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस में ये जो डार्क लाइन आ रही है, ये वाली, इनके दरमियान का डिस्टेंस कैसे कैसे हम बढ़ाएं? तो बच्चे, इसके लिए आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आना है, और वहां पे लिखा हुआ है डेल्टा वाई इक्वल टू एल लेमडा ओवर डी। ठीक है जी। तो बेटे ये फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई इक्वल टू एल लेमडा ओवर डी। अब बात को समझिएगा। ये जो फ्रिंज के दरमियान, मतलब डार्क टू डार्क है ना फ्रिंज, इनके दरमियान के डिस्टेंस को बोलते हैं डेल्टा वाई। यानी ये डेल्टा वाई है जो मुझे कह रहा है ना कि डार्क टू डार्क डिस्टेंस कैसे बढ़ाना है। तो वो इनफैक्ट पूछ रहा है कि डेल्टा वाई कैसे बढ़ाएं। आप देख रहे हैं डेल्टा वाई का इस लेमडा से डायरेक्ट ताल्लुक है। लेमडा उसी लाइट की, ये जो आने वाली लाइट है ना जिससे इंटरफेरेंस बन रही है, उसकी वेवलेंथ है। तो अगर मैं लेमडा बेसिकली बढ़ा दूं तो डेल्टा वाई भी बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा आंसर मुझे मिल गया लेमडा बढ़ाने से। तो यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, वेवलेंथ बड़ी करने से, यानी डी ऑप्शन है। वेवलेंथ बड़ी करेंगे तो डेल्टा वाई बढ़ेगा, और डेल्टा वाई है ये डार्क टू डार्क या ब्राइट टू ब्राइट के दरमियान का डिस्टेंस। जी। तो एमसीक्यूज थर्ड देखते हैं। यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल की। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्क्रीन। तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है ना वो स्क्रीन पर बन गई। ठीक है, स्लिट से। अ डिस्टेंस एल फ्रॉम पेयर ऑफ स्लिट। तो बेटे ये पेयर ऑफ स्लिट है, उनके दरमियान डिस्टेंस एल है, मतलब स्क्रीन और स्लिट के दरमियान डिस्टेंस क्या है? एल है। आगे कहता है स्लिट्स ऑफ सेपरेशन डी। ये क्या लिखा है? स्लिट्स ऑफ सेपरेशन डी, मतलब स्लिट के दरमियान, ये पहली स्लिट है और ये दूसरी स्लिट है, इनके दरमियान डी डिस्टेंस है या सेपरेशन है। द सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज इज वाई। फ्रिंज मतलब यहां पर जो मैंने वाई लिखा हुआ है, मतलब डार्क से डार्क के दरमियान डिस्टेंस क्या है? वाई है। ब्राइट से ब्राइट के दरमियान क्या है? वाई। तो ये फ्रिंज के दरमियान का डिस्टेंस है वाई। बोथ डी एंड एल आर नाउ डबल। डी भी डबल कर दिया, एल भी डबल कर दिया। व्हाट इज द न्यू फ्रिंज सेपरेशन? तो नया जो फ्रिंज का सेपरेशन है वो क्या होगा? दोबारा इसी फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। इस बार मैं डेल्टा वाई नहीं लिखूंगा क्योंकि उसने सिर्फ वाई लिखा है। तो वाई बराबर है एल
लेमडा ओवर डी, एल लेमडा ओवर डी। अब बात को समझिएगा बेटे, वाई जो है वो फ्रिंज के दरमियान की सेपरेशन होती है, डार्क फ्रिंज टू डार्क फ्रिंज। एल जो है वो स्लिट और क्रीन इनके दरमियान का डिस्टेंस होता है एल। लेमडा जो है ये वो लाइट जो इस्तेमाल कर रहे हो ना उसकी वेवलेंथ है। और जो डी है ये डी सेपरेशन या डिस्टेंस होता है स्लिट टू स्लिट यानी स्लिट के दरमियान का। अब उसने बोला है कि अगर आप बोथ डी एंड एल दोनों को डबल कर दें, तो मैं क्या करता हूं फॉर्मूले में जाके, जब मैं एल को डबल मतलब 2L लिखूंगा और डी को डबल तो 2D लिखूंगा, तो ऊपर नीचे 2 अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो y सेम ही रहेगा y। तो y चेंज नहीं होगा, y कोई डबल हाफ कुछ भी नहीं होने वाला, तो y विल रिमेन y। ठीक है, वो उतना ही रहेगा। सो मूव टू द MCQs 4। Which of the following is not necessary condition for two waves to produce interference? इंटरफेरेंस पैदा करने की जो कंडीशन है ना, जो नॉट नेसेसरी जरूरी नहीं है, वो बतानी है। नंबर 1, वेव्स मस्ट बी सेम टाइप, ये तो लाजमी है। हमें क्या बतानी है? जो नहीं लाजमी। वेव एक जैसी होगी तो इंटरफेरेंस होगी, मतलब अगर साउंड है तो दूसरी वेव भी साउंड की होनी चाहिए, लाइट है तो लाइट की वेव होनी चाहिए, तो ये तो है, यानी ये ऑप्शन नहीं है। अगली बात, वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट, मैं बता के आया हूं आपको पहले एमसीक्यूज में, ये तो लाजमी बात है, ये लाजमी चीज होनी चाहिए। उसके बाद वेव्स मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड, ये ठीक ऑप्शन है, यानी ये कंडीशन ही नहीं है इंटरफेरेंस करवाने की। तो हमें वही पूछा गया कि कौन सी कंडीशन नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि वो कंडीशन फॉलो हो, तो ये जरूरी नहीं है। चौथा ऑप्शन भी जरूरी है, वेव्स मस्ट बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ये भी जरूरी है कि डायरेक्शन एक होगी तो इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, पांचवा एमसीक्यूज कहता है द कलर्स अपीयर्ड ऑन द सोप बबल। सोप के बबल होते हैं ना, उनके ऊपर आपको ब्यूटीफुल से कलर नजर आते हैं। ड्यू टू विच फिनोमिना ऑफ लाइट, लाइट की किस फिनोमिना प्रोसेस की वजह से? तो सी ऑप्शन है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो बेटे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इन और दिस की जगह थिन, क्योंकि जो सोप है उसकी मेम्ब्रेन, उसकी लेयर बहुत बारीक होती है। तो एक टॉपिक आपने पढ़ा था इस चैप्टर में, थिन फिल्म वाला, तो इसलिए सोप के अंदर आपको कलर नजर आते हैं, सोप बबल के अंदर, सॉरी। मूव टू द एमसीक्यूज नंबर 6। कंटिन्यूस वाटर वेव्स आर डायफ्रैक्टेड थ्रू अ गैप इन बैरियर ऑफ द रिपल टैंक। तो रिपल टैंक के अंदर मान लेते हैं इस तरह का बैरियर है और उस बैरियर के अंदर दरमियान में छोटा सा गैप है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रही है? डायफ्रैक्शन हो रही, कंटिन्यूस वाटर वेव्स डायफ्रैक्ट होती हैं वहां पर। विच चेंज विल कोज द डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स टू इंक्रीज। तो कह रहा है कि हम क्या चेंज करें कि ये जो डायफ्रैक्शन है ये इंक्रीज होते। आंसर इज बेटे, आप गैप को जितना छोटा करेंगे उतनी डायफ्रैक्शन ज्यादा होगी। ये तो मैंने पहले ही छोटा बनाया ना, मिसाल के तौर पर ये एक बैरियर है और ये बैरियर है, दरमियान में ये गैप है। अब अगर वेव आ रही है ना इस तरह से, तो गैप चूंकि ज्यादा है तो वेव कम ऐसे बेंड होंगी, इतनी ज्यादा बेंडिंग डायफ्रैक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ये जो गैप है ये बहुत छोटा कर दूं, तो मान लो ये एक बैरियर है और ये दूसरा बैरियर, अब आप देख रहे हो इनके दरमियान ये जो गैप है ये कितना छोटा मैंने कर दिया, तो आने वाली जो वेव है इस तरह की वो बहुत ज्यादा बेंड कर जाएंगी खुद को। ठीक है, तो कौन सी डायफ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज करेगी? डायफ्रैक्शन इंक्रीज कब होगी? जब जो ये गैप है ये कम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन, रिड्यूसिंग द विड्थ ऑफ द गैप, गैप को कम कर दो तो डायफ्रैक्शन बढ़ेगी। और आपसे यही पूछा गया कि डायफ्रैक्शन वेव की इंक्रीज कैसे होगी, तो डी ऑप्शन है, गैप को, विड्थ को कम करके। सातवां एमसीक्यूज, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से कौन सी लाइट वेव की प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हो? अगर आपको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग याद करवाऊं मैं, तो चले मैं लेकर जाता हूं। ओके बेटा जी, ये टॉपिक है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसके अंदर अगले पेज पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये सेम फॉर्मूला है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। तो आप देख सकते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के इस फॉर्मूले में आपको लेमडा मिल रहा है, तो लेमडा मालूम कर सकते हैं, यानी वेवलेंथ। तो यही पूछा गया ना कि कौन सी प्रॉपर्टी लाइट की मालूम कर सकते हो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से, तो आंसर इज वेवलेंथ, यानी लेमडा मालूम कर सकते हैं जी। आठवां और लास्ट एमसीक्यूज कहता है जो सेंट्रल मैक्सिमम इन द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज कॉल्ड। जो सेंटर पे ना मैक्सिमम बनता है, मतलब जब हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का पैटर्न देखते हैं ना, तो ये स्क्रीन है, सेंटर पे आपको मैक्सिमा नजर आता है, यानी ब्राइट फ्रिंज नजर आता है।
उसके ऊपर डार्क फ्रिंज होता है इस तरह से, और उसके नीचे भी डार्क फ्रिंज होगा इस तरह से, और फिर डार्क के बाद फिर ब्राइट होगा, ऐसे चलता जाएगा पैटर्न। ठीक है, कहता है जो सेंट्रल जो है ना वो मैक्सिमम है या मैक्सिमा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है बेटे, वो जीरो ऑर्डर कहलाता है, क्योंकि सेंटर के फौरन बाद वाला ऊपर और नीचे वाला फर्स्ट ऑर्डर है। अगर ऊपर वाला +1 ऑर्डर हुआ तो नीचे वाला -1 होगा। ठीक है, तो लेकिन जो बिल्कुल सेंटर वाला है वो कहलाता है जीरो ऑर्डर।